नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है मध्यकालीन भारत में मराठा साम्राज्य। तो हम मराठा साम्राज्य पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे और इसमें उन सारे तथ्यों को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मराठा साम्राज्य से पहले हमने मुगलों को देखा और हमने देखा कैसे मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई, महान मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबर के समय से लेकर औरंगजेब के समय तक एक बहुत बड़ा मुगल साम्राज्य बना। लेकिन औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद उत्तरवर्ती जो मुगल थे, बाद के मुगल शासक रहे, वो उस साम्राज्य को संभाल नहीं सके। इस काल में आप देखेंगे बड़े बड़े साम्राज्यों का, जिसमें 1739 में नादिर शाह भी हमला करता है। 1739 में नादिर शाह भारत में हमला करता है और जो मुगल साम्राज्य था इसको बहुत बुरी तरीके से लूट के वापस चला जाता है। तो उत्तरवर्ती शासक कुल मिलाकर बहुत ज्यादा असफल रहते हैं मुगल साम्राज्य को संगठित रखने में, और इसी तरीके से इसी परिस्थितियों में एक नए साम्राज्य का उदय होता है जिसको मराठा साम्राज्य कहते हैं। और इस युग में सिर्फ केवल मराठा साम्राज्य ही नहीं, औरंगजेब के मृत्यु के साथ सिर्फ मराठा साम्राज्य ही नहीं, बहुत सारे नए साम्राज्यों का उदय होता है, नए राज्यों का उदय होता है। इन राज्यों की अगर बात करें हम, तो हैदराबाद, हैदराबाद दक्कन में, कर्नाटक, हैदराबाद, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, या इसको चिनकिलिज खां कहा जाता है। ये सब मुगल के अंडर में काम करते थे, मुगल की सेवा में काम करते थे। लेकिन मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हो जाता है तब ये नए राज्य खड़े हो जाते हैं और स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। कर्नाटक में आप देखेंगे सआदत सआदत उल्ला खां, सआदत उल्ला खां। तीसरा देखेंगे आप बंगाल में, तो मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां। चौथा हम देखेंगे अवध में, तो सआदत खां मिल जाएगा आपको। इसको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है, ये उपाधि थी इसकी, सआदत खां। और हम देखेंगे मैसूर में, तो मैसूर में हैदर अली, हैदर अली। और केरल में, या त्रावणकोर इसको बोला जाए, तो मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा। इन सभी शासकों के अधीन नए राज्यों का उदय होता है, जिसमें एक ऐसा ही राज्य था मराठा साम्राज्य। मराठा ये वैसे बेसिकली एक परिसंघीय प्रणाली थी, परिसंघीय प्रणाली, प्रकृति वाला शासन था इनका। पूरा साम्राज्य हुआ करता था जिसमें बहुत सारे शासक हुआ करते थे अलग अलग क्षेत्रों में। तो हमें कुल मिलाकर मुगल काल के बाद में इन सब राज्यों को एक बार देखना है, और इसके बाद में मेजरली जो बात करनी है आज मराठा साम्राज्य पर बात करनी है। आप समझ गए होंगे आज की रूपरेखा, हम किस तरीके से अपने लेक्चर को इसको विभाजित करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एक और राज्य का यहाँ पे जिक्र करना आवश्यक है, जो सातवां है, पंजाब का भी जिक्र करना आवश्यक है, क्योंकि पंजाब में भी बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। और जाटों को भी यहाँ पे हम देख लेंगे। जाटों, आप जानते हैं औरंगजेब के समय ही जाट राज अस्तित्व में आ गया था। इसमें आगे चल के जो जाट हुए हैं, जिसमें से चूड़ामन जाट हुए हैं, चूड़ामन, सूरजमल बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। इस जो सूरजमल है, इसको तो जाटों का अफलातून कहा जाता था, जाटों का अफलातून यानी प्लेटो कहा जाता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शासक ये भी रहे हैं। आगे चल के हम जाटों को देखेंगे कैसे उन्होंने 1761 की पानीपत के युद्ध में मराठों का साथ दिया था, इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो आज हमारी चर्चा के ये विषय होने वाला है। आइए अब बात करते हैं मराठा साम्राज्य पर। अगर मराठा साम्राज्य को देखें, तो मराठा साम्राज्य की जो बेसिक पावर थी, जो इसका मुख्य जो इनके निर्माण करता है इस मराठा साम्राज्य की, इनको शिवाजी को माना जाता है, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पहले ही बात कर लेते हैं, 6 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ था। 1627, 1627। हालांकि इनके मत में
एक और मत चलता है इनके बारे में 1627, या फिर इनकी तिथि के बारे में एक और मत चलता है 19 फरवरी 1630। तो ये दो मत चलते हैं इनकी जन्म तिथि के बारे में। इनका जन्म शिवनेर के किले में हुआ था, दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक, ये 3 डेट जो आपको याद रखनी ही चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण है। राज्याभिषेक इनका हुआ था शिवाजी का रायगढ़ के दुर्ग में। रायगढ़ के दुर्ग में हाल में ये दुर्ग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि सरकार ने रायगढ़ के दुर्ग को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया हुआ है, और इसके लिए उम्मीद है कि यूनेस्को की तरफ से बहुत जल्दी से विश्व धरोहर का दर्जा मिल जाएगा। तो रायगढ़ के दुर्ग में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इस अभिषेक को जो बनारस के विद्वान थे, बहुत महत्वपूर्ण विद्वान थे, गंगा भट्टी जी, इन्होंने संपन्न करवाया था। गंगा भट्टी जी, इनको पंडित विश्वेश्वर भी कहा जाता था। पंडित विश्वेश्वर बहुत महत्वपूर्ण उस समय के विद्वान थे, घोषित विद्वान थे। 50 वर्ष की आयु में श्री शिवाजी महाराज का 50 या 53 माना जाती है डेट की आयु में इनका राज्याभिषेक होता है, और अंततः 1680 में श्री शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं 1627 से लेके या 30 से लेके 1680 तक का, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ख्याति अर्जित करते हैं महाराज शिवाजी, और पूरे मराठा साम्राज्य को, यहाँ तक कि कहे पूरे भारत देश को एक नए सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। तो आइए और कुछ जानते हैं इनके बारे में। तो ये आप टाइम पीरियड याद रखिए क्योंकि जब हम बात करेंगे ना कि कैसे श्री शिवाजी ने 18 साल की उम्र में अपने पहले दुर्ग को जीत लिया था और अपनी वीरता का प्रमाण उसी समय दे दिया था, तब ये सब चीजें, ये टाइमलाइन जो शिवाजी महाराज के जन्म की है आपके लिए काम की रहेगी। तो मराठा शक्ति का उत्कर्ष, जो मराठा शक्ति है इसका उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुआ था। आप देखेंगे तो हमने शुरुआत में बात की थी पिछले लेक्चर में कि विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य नाम के 2 साम्राज्य आते हैं जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उनके पूरा ये कंट्रोल करते थे वो, लगभग जैसे अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है तो तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तब विजयनगर यहाँ पे दक्षिण में और यहाँ पे बहमनी साम्राज्य, 2 साम्राज्य पनपते हैं। तो जब बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाता है तब इसके बाद में बहुत छोटे छोटे राज्य, 5 या 6 राज्य पनपते हैं, जिसमें बीजापुर होता है, अहमदनगर होता है, बरार होता है। इस तरीके से कई सारे राज्य आते हैं। अब इन्हीं राजाओं के यहाँ पे शिवाजी जी के पिताजी कार्य करते थे, और बाद में शिवाजी को भी बहुत सारी शिक्षा दीक्षा और बहुत सारा अनुभव मिला। फिर इसके बाद में इन्होंने अपना ही राज्य, अपने ही दुर्ग जीतना शुरू कर दी, और अपना ही राज्य निर्माण की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी शिवाजी महाराज ने। तो जो मराठा शक्ति है, ये इसको फायदा क्या मिला, जो मुगल थे, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था लगातार, उसमें असंतोष आ रहा था, तो उसका फायदा मिला। इसके अलावा जो ये साउथ था, यहाँ पे जो महाराष्ट्र का एरिया है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, तो इन सब चीजों का फायदा मिला श्री शिवाजी महाराज को। और इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना शुरू की। आप शिवा वावनी नाम का एक ग्रंथ भी है, इसमें भी इन सब चीजें मिलती हैं। तो राष्ट्रीयता की भावना की शुरुआत हुई और एक स्वराज नामक भावना शुरू हुई। एक स्वराज नामक, जो शिवाजी के द्वारा प्रयुक्त एक शब्द है स्वराज, मतलब एक अपना राज्य हो और इसको आदर्श राज्य होगा। ये एक यूटोपियन राज्य की बात की श्री शिवाजी महाराज ने। तो फिर इसके बाद कुल मिला के आखिरकार शिवाजी का जो राज्य था, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ये गुरिल्ला पद्धति का उपयोग करते हैं, लगातार साम्राज्य का विस्तार करते हैं। और इस क्रम में बहुत सारे युद्ध भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो बीजापुर के सुल्तान 1659 में अफजल खान नामक एक व्यक्ति को भेजते हैं कि जाओ और शिवाजी को पकड़ कर लाओ या फिर मार दो, क्योंकि शिवाजी का लगातार एम्पायर बढ़ रहा था इनका।
ऐसे में औरंगजेब भी समस्या में आ गया था। औरंगजेब को भी बहुत सारी परेशानियां हो रही थी कि ये कैसे, मतलब इसको कैसे रोका जाए, लेकिन कोई नहीं रोक पा रहा था, कोई भी शिवाजी को नहीं रोक पा था। ऐसे में अफजल खान एक चाल चलता है। हालांकि जो कूटनीतिज्ञ शिवाजी थे, अनुभवी शिवाजी थे, वो इसको मार देते हैं अफजल खां को, और ये मारा जाता है आखिरकार। ये किसने भेजा था? ये बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा था, बीजापुर के सुल्तान ने। तो अंकुश लगाने के लिए भेजा था, हालांकि ये नहीं हो पाता। इसके बाद में एक और आपके लिए डेट महत्वपूर्ण है, 1665, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ये किसके मध्य में होती है? दरअसल क्या होता है, औरंगजेब जो औरंगजेब जय सिंह, महाराज जय सिंह को भेजता है शिवाजी को रोकने के लिए, कि शिवाजी को आप रोकिए और शिवाजी को परास्त करिए, और शिवाजी से शिवाजी को कहिए कि मुगल प्रभु सत्ता को माने। तो इस क्रम में जयसिंह धीरे धीरे एक महान सेना लेकर, और इनके जो पुरंदर था, इनका जो किला था, क्योंकि इसी किले में शिवाजी का सारा धन हुआ करता था और शिवाजी के परिवार रहा करता था, तो इसको घेरना शुरू करते हैं। अंततः शिवाजी क्या सोचते हैं कि इनसे संधि कर लेने में ही भलाई है, नहीं तो बहुत ज्यादा पूरा धन भी चला जाएगा और बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो ऐसे में जय सिंह के साथ एक संधि करते हैं, इसको पुरंदर की संधि कहा जाता है। इसी संधि के माध्यम से यह निश्चित हुआ था कि शिवाजी और उनके पुत्र ये जाएंगे औरंगजेब के दरबार में और मुगल प्रभु सत्ता को मानेंगे। हालांकि शिवाजी को यहाँ पे सिर्फ 5000 मनसबदारी का पद दिया जाता है, जो उनके बेटे को भी दिया जाता है, संभाजी को भी। तो शिवाजी नाराज हो जाते हैं और आखिरकार शिवाजी को फिर कैद कर लिया जाता है, जो शिवाजी की बहस हो जाती है औरंगजेब के साथ। और फिर हम जानते हैं आगरे के किले से किस तरीके से शिवाजी चुपके से बाहर निकल आते हैं। ये एक तो घटनाक्रम सर्वविदित है ही। तो इस तरीके से जय सिंह के साथ शिवाजी की पुरंदर की संधि एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संधि जय सिंह दो हिंदू राजाओं के बीच में हुई थी। इसके बाद में आगे हम चलते हैं। तो एक याद चीज याद रखिए, आगरा में कहाँ कैद किया था? जयपुर भवन में। ये प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। जयपुर भवन में आगरा में नजरबंद किया गया था श्री शिवाजी महाराज को। ये एक प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक है, याद रखिएगा। तो आइए कुछ और बात करते हैं शिवाजी से संबंधित, शिवाजी महाराज से। 1627 से 1680। तो इनका शिवनेरी फोर्ट में जन्म हुआ था। हम जानते हैं पिताजी शाहजी भोसले थे और इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम की शुरुआत की उन्होंने। ये हम पढ़ चुके हैं, ये बातें हम समझ चुके हैं। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है अष्टप्रधान। हमने बहुत सारी मंत्री परिषद देखी है। हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न देखे हैं, कालिदास जैसे। अकबर के दरबार में हमने नवरत्न देखे हैं। इसी तरह इनके दरबार में अष्टप्रधान मंडल हुआ करता था। ये अष्टप्रधान मंडल महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे दिग्गज रहा करते थे जिनके कंधों पर भार हुआ करता था शिवाजी महाराज के इस एम्पायर को संभालने का। तो इसमें पेशवा हुआ करता था। ये पेशवा क्या हुआ करते थे? ये राजा का प्रधानमंत्री हुआ करता था पेशवा। ये प्रधानमंत्री इसको बोले तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आगे चल के तो जब शिवाजी के बाद हम देखेंगे संभाजी, और संभाजी के बाद हम देखेंगे राजा राम। तब राजा राम के काल में ये पद बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और साहू जी महाराज के क्रम में तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। सारा कार्यभार सिर्फ पेशवा ही संभालता था साहू जी महाराज के कार्यकाल में। आपने बहुत सारी मूवी भी देखी होंगी, इसमें पेशवा बाजीराव और पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत देखी होगी ये मूवी। तो ये कुल मिला के मराठा साम्राज्य पर ही केंद्रित है। दूसरा हो जाएगा एक पद जिसमें हो जाएगा पेशवा। पेशवा के बाद हो जाएगा इसमें अमात्य। पेशवा के बाद में इसमें हो जाएगा अमात्य। अमात्य या मजमुआदार, इसको क्या कहा, इसका क्या काम? वित्त एवं राजस्व मंत्री हुआ करता था। वित्त एवं राजस्व मंत्री, राजस्व मंत्री हुआ करता था। फिर बकिया नवीस या मंत्री, बकिया नवीस एक ये पद हुआ करता था। बकिया नवीस ये क्या हुआ करता था? ये राजा के दैनिक कार्यों, दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। और इसी तरह से अगला पद है सुमंत या दवीर। सुमंत दवीर, तो सुमंत या दवीर विदेश मंत्री हुआ करता, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है। और अगला पद पंडित राव। पंडित राव धार्मिक कार्यों का कार्य किया करता था, ये हो गया। इसके अलावा न्यायाधीश नाम का एक पद हुआ करता था,
न्यायाधीश क्या कार्य करता था, ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, जस्टिस देने का कार्य किया करता था। तो इस तरीके से आप देखेंगे अष्टप्रधान, हालांकि मुख्य केंद्र में तो राजा ही हुआ करता था जो शिवाजी महाराज थे, लेकिन अष्टप्रधान का भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, इसको याद रखिएगा। आइए कुछ और देख लेते हैं। इनके क्रम में एक चौथ और सरदेशमुखी नाम के दो कर चलते थे। ये लैंड रेवेन्यू का, भू राजस्व का 1/4 भाग हुआ करता था, 1/4 भाग हुआ करता था। और ये सरदेशमुखी, ये भी एक कर हुआ करता जो 1/10 लिया जाता था भू राजस्व का। ये दोनों मराठा के बहुत इंपॉर्टेंट कर हुआ करते थे, चौथ और सरदेशमुखी। हालांकि बात हो रही है रेवेन्यू की या फिर राजस्व की, तो यहाँ पे एक शब्द और याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन चुका है पहले ही। ये है सरंजामी प्रथा। ये सरंजामी प्रथा, ये क्या हुआ करता था? ये एक भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। ये प्रथा भू राजस्व से संबंधित। इसमें क्या हुआ करता था, जो मराठा सरदार हुआ करते थे, मराठा जागीरदार, तो उनके जीवन निर्वहन के लिए, ताकि वो जीवन अपने आराम से गुजार सके, इसके लिए ये भूमि ये भूमि प्रदान की जाती थी उन्हें। ये सरंजामी सरंजामी भूमि उनको प्रदान की जाती थी, ताकि वो अपना पालन पोषण आसानी से कर सके। तो ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है पहले ही, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों पर। तो जो शिवाजी हैं, इनके बाद शासन संभालते हैं संभाजी। शिवाजी की हम जानते हैं, शिवाजी महाराज की 1680 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में संभाजी शासन संभालते हैं, काफी महत्वपूर्ण। हालांकि संभाजी और राजा राम के बीच में लड़ाई भी होती है इस मामले में, राज्य को लेकर, लेकिन 1680 से लेकर 1689 तक इनका शासन होता है। और इस क्रम में ये काफी महत्वपूर्ण, साम्राज्य को काफी महत्वपूर्ण एक्सपेंशन करते हैं, इसका प्रसार भी करते हैं। औरंगजेब को ना को चने चबा देते हैं, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। और आखिरकार एक वाई की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ वाई इसको बोला जाता है, WAI बोला जाता है इसको। इस क्रम में ये जो मराठा साम्राज्य होता है, ये मराठा फौज होती है, ये मुगलों को भी परास्त कर देती है। लेकिन इसी के बाद, कुछ समय के बाद परास्त कर देती है। कुछ समय के बाद औरंगजेब संभाजी को पकड़ लेता है और आखिरकार इनका सर काट देता है, उनको बहुत बुरी मृत्यु देता है, यानी तड़पा तड़पा के मारता है। तो संभाजी का आखिरकार संभाजी की मृत्यु हो जाती है 1689 में। ये एक बहुत बड़ा औरंगजेब के लिए बहुत घृणित कार्य सिद्ध होता है, औरंगजेब के लिए बहुत बुरा बुरा कदम सिद्ध होता है, क्योंकि इसके माध्यम से औरंगजेब चाहता तो मराठा साम्राज्य से बातचीत कर सकता था। मराठाओं को, जब संभाजी के कारण संभाजी को पकड़ लिया था, तो मराठाओं से बातचीत करके उनको मना सकता था। लेकिन इस क्रम में औरंगजेब क्या करता है, वो जिहादी और भी अन्य धर्म होने के कारण, और भी बहुत सारे कारण थे, इस क्रम में संभाजी को मौत के घाट उतार देता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा बुरा कदम साबित होता है आगे चलकर। इसकी हम और चर्चा करेंगे आगे चलकर। फिर राजा राम आखिरकार शासन संभालता है। राजा राम, और राजा राम के बाद, राजा राम संभालता है शासन। इसके बाद में साहू जी महाराजा शासन संभालते हैं, साहू जी महाराज। और साहू जी महाराज के बाद पेशवाओं के अधीन आ जाता है मराठा साम्राज्य, और पेशवाओं के अधीन खूब मराठा साम्राज्य विकसित होता है। साहू जी क्रम में देखेंगे आप, तो साहू जी के क्रम में देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पे कुछ पेशवाओं के नाम सुनने को मिलेंगे। बालाजी विश्वनाथ, ये पहले पेशवा हुआ करते थे, और इन्हीं के पुत्र थे बालाजी बाजीराव प्रथम। और जो आप जानते हैं, बाजीराव प्रथम ने जो शिवाजी महाराज की पद्धति हुआ करती थी छापामार युद्ध की, इसको खूब आगे बढ़ाया और बहुत अच्छे से इसका प्रसार किया, और लगभग बहुत बड़े भाग को इन्होंने कैप्चर कर लिया। लगातार बहुत सारी लड़ाइयां इन्होंने लड़ी और किसी भी लड़ाई में पराजित नहीं हुए। तो कुल मिला के
ये पेशवा का जो पद हुआ करता था ये बहुत ज्यादा, तो ये पेशवा का जो पद हुआ करता था ये बहुत ज्यादा विकसित होता गया, याद रखिएगा। ठीक है, इनके एक बार शासनकाल देख लें तो इनका शासनकाल हुआ करता था 1713 से 1720, बालाजी विश्वनाथ का 1720 तक। तो ये इसके बाद में 1720 के बाद में ये बन जाते हैं बालाजी बाजीराव प्रथम, पेशवा के पद के नियुक्त हो जाते हैं। इसके लिए एक हमने मूवी भी देखी है बाजीराव। तो ये 1720 से 1740 तक होता है किनका, बाजीराव प्रथम का कार्यकाल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव आते हैं इसके बाद में, बालाजी बाजीराव। फिर आगे चल के आप देखेंगे इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शासक आते हैं, इनका नाम है माधवराव। माधवराव ये भी एक पेशवा होते हैं, और ये इतने महान पेशवा थे कि इन्होंने जो साम्राज्य था जो इनका मराठा साम्राज्य था इसको बहुत एक्सपेंशन किया है इन्होंने। ये 1772 तक रहते हैं, 1761 से 1772। आप देखते हैं 1761 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और ये बहुत कम समय तक शासन कर पाते हैं। अपने शासनकाल में ये जो सारे राजा थे, चाहे वो मैसूर के राजा हो, हैदराबाद हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, सबको झुका देते हैं, सब पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन हालांकि इसकी मृत्यु हो जाती है, जो मराठा साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होता है। तो ये हमने उनके कुछ राजा देखे, और उनका देखा हमने कैसे क्रम देखा मराठा साम्राज्य का, कि किस तरीके से राजा आगे बढ़ते गए। तो आइए कुछ और बात कर लेते हैं इनके बारे में, मराठाओं के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। एक यहाँ पे आपको जिक्र करना है 1750 की संगोला की संधि। संगोला की संधि, ये संगोला की संधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से इस संधि के माध्यम से क्या हुआ था, जो ये छत्रपति हुआ करते थे, साहू जी महाराज और भी छत्रपति, तो इनके हाथों से शक्ति निकल के पेशवा के हाथों में पहुंची थी। तो ये संधि महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये मतलब पहले आप देखेंगे तो सिर्फ मौखिक रूप से था, लेकिन इसमें संवैधानिक रूप से बाकायदा शक्ति का ट्रांसफर हो गया था, इसमें लिख के दिया गया था। तो बिल्कुल संवैधानिक शक्ति का ट्रांसफर हो गया था पेशवाओं में, जो छत्रपति की शक्ति हुआ करती थी। तो आखिरकार इस संधि के माध्यम से ऐसा बोला गया कि जो छत्रपति हुआ करते थे महलों के महापौर बन के रह गए, नाम मात्र के राजा रह गए, महलों के महापौर, और जो वास्तविक नेता है ये पेशवा बन गया, महलों के महापौर बन के रह गए, जो छत्रपति हुआ करते राजा राजा हुआ करते थे। और आखिरकार इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण है अब्दाली का आना भारत में। पहले अब्दाली 1757 में भारत आया था, और 1757 में अब्दाली ने बहुत लूटपाट मचाई थी। इसने मथुरा आगरा को लूटपाट की थी इसने, और आलमगीर द्वितीय को इसने सम्राट बना दिया था। आलमगीर द्वितीय को इसने सम्राट बना दिया। इसके बाद इसने, आपने एक नाम सुना होगा, रोहिला के सरदार नजीबुद्दौला, पानीपत मूवी में भी इसका नाम है नजीबुद्दौला, नजीब खान इसको बोला जाता है। इसको मीर बख्शी बना दिया था साम्राज्य का, मीर बख्शी, और अपना मुख्य एजेंट बनाकर ही वापस चला गया था। क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, क्योंकि हम जानते हैं जो मराठा साम्राज्य था इसने अटक से लेकर यहाँ तक, पूरा नीचे तक, यहाँ पे मराठा साम्राज्य का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शासन हुआ करता था। इसीलिए इसीलिए अहमद शाह अब्दाली जो था, तो वह अपने राज्य को भी खतरा मान रहा था। अतः उसने 1761 में 14 जनवरी 1761 को 1761 में आक्रमण कर दिया अहमद शाह अब्दाली में, जिसको रोकने के लिए मराठा फौज भी निकली यहाँ से।
तो ये लड़ाई कब हुई थी? ये 14 जनवरी को हुई थी। मतलब पूरी सर्दियों का समय हुआ करता था और मराठा जो थे वो गर्म रीजन से आते थे, गर्म क्षेत्र से आते थे, तो उनको अनुभव नहीं था कि ठंड में कैसे लड़ाई की जाती है। ये बहुत सारे कांड थे और इस तरीके से यहाँ पे 1761 को सदाशिव राव भाऊ और इसमें बहुत सारे और भी नेता हुआ करते, जैसे मल्हार राव होलकर हुआ करते थे। मल्हार राव होलकर, सिंधिया हुआ करते थे, तमाम सरदार थे। ये सब मिलके युद्ध लड़ते हैं अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध और आखिरकार अब्दाली जीत जाता है, मराठा पराजित हो जाते हैं। अब्दाली अफगानिस्तान चला जाता है, मराठा पुणे आ जाते हैं। इस विजय का वर्णन किया है, प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किया है, काशीराज पंडित जी ने किया है और ये बोलते हैं काशीराज पंडित जी, ये युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी था। प्रलयकारी सिद्ध हुआ। तो आखिरकार जब ये युद्ध हो गया तो इसकी सूचना बालाजी बाजीराव को पहुंचाई गई बिग व्यापारी के द्वारा और जिसमें कहा गया कि इस युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे के सिक्कों की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। ये कूट संदेश पहुंचाया गया था। तो पानीपत की लड़ाई का तात्कालिक कारण यह भी था कि अहमद शाह अब्दाली ने अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कर्षण का बदला लेना चाहता था। ये भी एक कारण था, हालांकि राजनीतिक कारण ही ज्यादा थे। तो इस तरीके से ये मराठा एम्पायर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर था आपके लिए। और इसमें एक चीज और आगे चल के याद रखिएगा, क्योंकि इसकी एक रानी थी अहिल्याबाई होलकर। ये अहिल्याबाई होलकर कौन थी? अहिल्याबाई होलकर, क्योंकि इन्होंने काफी महत्वपूर्ण, जब हम इतिहास में पढ़ते हैं ना इम्पोर्टेंट महिलाओं के नाम, तो इस इम्पोर्टेंट महिलाओं में कौन कौन से नाम आते हैं आपके? हमने शुरुआत में पढ़ा था, रजिया सुल्तान आता है, रजिया का नाम आता है। फिर नूरजहां का भी नाम आता है इसमें। ऐसे ही रानी चेन्नम्मा का नाम आता है। और भी बहुत सारी हैं जो हिंदू रानी हैं और जिन्होंने यहाँ तक कि बहुत बड़े राजा महमूद गजनी तक को परास्त कर दिया था गुजरात में। तो ऐसे आते हैं और इसमें अहिल्याबाई का भी नाम आता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रानी है। इन्होंने बहुत अच्छे से अपना शासन निभाया था अपनी पति की मृत्यु हो जाने के बाद। मल्हार राव होलकर जो इंदौर के शासक हुआ करते थे, क्योंकि आप हम जानते हैं जब पेशवा का समय आ गया तो इस क्रम में क्या हुआ कि मराठा साम्राज्य हुआ करता था, इसमें अलग अलग सरदार बना दिए थे। पेशवा ने विभाजन भी कर दिया था साम्राज्य का। जैसे जो पेशवा हुआ करते थे तो इन्होंने साम्राज्य अच्छे से संभाला जा सके, इस क्रम में साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। जैसे ये वाला क्षेत्र था इंदौर का, ये होलकर को दे दिया। ये वाला क्षेत्र ग्वालियर का सिंधियाओं को दे दिया। इस तरीके से पवारों को निमाड़ का क्षेत्र मिल जाता है। तो कुल मिला के क्षेत्र बढ़ जाते हैं। तो ये परिसंघी प्रकार की इनकी राज्य व्यवस्था हो जाती है। जैसे उदाहरण है, अगर दिल्ली में कोई समस्या आई तो यहाँ पे सिंधियाओं को भेज दिया, जाओ समस्या को सुलझाओ। इसी तरीके से कुछ और समस्या आई तो होलकरों को भेज दिया। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए होलकर में। तो अहिल्याबाई होलकर ये होलकर वंश की सम्राज्ञी हुआ करती थी, राजा हुआ करती थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मराठा साम्राज्य का हमने बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पढ़ा। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आधुनिक भारत को, अंग्रेजों के आगमन को पढ़ेंगे। हालांकि अंग्रेजों का आगमन यहीं पर हो जाता है, हम देखेंगे आगे जाके। 1761 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ ना, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता है। मतलब अंग्रेज भारत में जड़ें अपनी जमा चुके थे। यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल में अंग्रेजों की जड़ें जम चुकी होती हैं। हालांकि ये बीच में मराठों से भी एक बार इनकी छीना झपटी होती है, लेकिन मराठे उस समय अंग्रेजों को परास्त कर देते हैं। ऐसे में फिर आगे चल के आप देखेंगे जब बंगाल में अंग्रेज स्थापित हो जाते हैं, बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं और पूरी तरीके 1764 में ये जो मुगल सम्राट होता है इसको पराजित कर देते हैं। फिर धीरे धीरे मराठा वॉर और अंग्रेजों के वॉर होते हैं। प्रथम मराठा वॉर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और ये आप देखेंगे आगे चल के 1818, 1920 तक सारे मराठा की जो शक्ति थी उसको खत्म कर देते हैं अंग्रेज और अंततः पूरे भारत पे इनका कब्जा होने लगता है। इस हम पूरे घटनाक्रम की बात करेंगे अंग्रेजों के आने के साथ। और हम अगला लेक्चर
आधुनिक भारत में इसकी चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।